जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2017 का पास्ट पेपर शॉर्ट क्वेश्चंस, और इसमें आपके सामने 2017 में भी बेशुमार क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि रिपीट हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रोजेक्ट, प्रोसेस, प्रोडक्ट, ये अभी अभी हमने डिस्कस किया। उसके बाद है स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। बेटा ये आपको मैंने प्रीवियस ये सेम टॉपिक, सेम 100% नहीं, आपको मैंने करवाया था स्ट्रक्चर्ड टेस्टिंग वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग। उसमें आपको बड़ी जनरल डिस्कशन भी बताई थी। तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस है, ये भी तकरीबन वैसा ही इसका भी कंपैरिजन है। ठीक है, मेजर डिफरेंस क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में हम ऊप को फॉलो करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है जी, यानी कि क्या होता है उसमें सेंट्रल आइडिया ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? रियल वर्ल्ड में जो एंटिटीज होंगी, जो भी इंपॉर्टेंट एक्टर्स होंगे, जिनका रोल होगा, वो ऑब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, लेकिन बहरहाल चूंकि क्वेश्चन है तो इसको हमने इसके कुछ पॉइंट्स बना लिए हैं जो आप पेपर में 2-3 लिख दें तो काफ़ी है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो 2 पॉइंट 3 पॉइंट लिख दें तो इट इज़ इनफ। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस, द मेन फोकस इज ऑन प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स ऑफ सिस्टम। प्रोसेस प्रोसीजर क्या है? उसके फंक्शंस होते हैं, उसके मेथड्स होते हैं। मेन फोकस मेथड्स पर होता है, प्रोसेस पर होता है, फंक्शंस पर होता है। ठीक है, आपको पता है कि सी लैंग्वेज में फंक्शन कहा जाता है, जबकि जावा में मेथड कहते हैं। कई लैंग्वेजेस में प्रोसीजर कहा जाता है। ठीक है, इसके कुछ 7-8 वैसे नाम हैं। द मेन फोकस इज ऑन डाटा स्ट्रक्चर एंड रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मेन फोकस ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है। इट यूजेस सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मेथोडोलॉजी फॉर प्लानिंग, एनालाइजिंग, डिजाइनिंग, इंप्लीमेंटिंग etc। तो ये स्ट्रक्चर्ड में हम SDLC को फॉलो करते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इंक्रीमेंटल और आइटरेटिव मेथोडोलॉजी फॉलो की जाती है। और इंक्रीमेंटल और आइटरेटिव जो मेथोडोलॉजी है उसमें अगर आप देखें तो उसके फेजेस भी सम टाइम डिफरेंट होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड इज सुटेबल फॉर वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट्स विद स्टेबल यूजर रिक्वायरमेंट्स। जहां पर हमारे पास रिक्वायरमेंट्स बिफोर स्टार्टिंग प्रोजेक्ट कंप्लीट हैं, स्टेबल हैं, स्टेबल से मुराद के चेंज नहीं होनी, वहां पर हम स्ट्रक्चर्ड अप्रोच यूज करते हैं। जहां पर चेंजिंग्स आनी है वहां पर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को यूज करते हैं। सुटेबल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट विद चेंजिंग यूजर रिक्वायरमेंट्स। Structured risk while using this analysis technique is high and reusability is also low. इसमें reusability नहीं होती, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में रिस्क भी कम है और reusability ज़्यादा होती है। हम अपने कोड को, मॉड्यूल्स को रीयूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में जो डायग्राम्स बनती हैं, डिफरेंट जो रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं, डायग्राम्स बनती हैं, वो DFD है, डाटा फ्लो डायग्राम, ERD एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, CFD कंट्रोल फ्लो डायग्राम, डाटा डिक्शनरी, डिसीजन टेबल ट्री और स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम वगैरह इसमें बनाई जाती हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में यूज केस मॉडल, एक्टिविटी डायग्राम, ऑब्जेक्ट मॉडल, स्टेट चार्ट डायग्राम एंड डिप्लॉयमेंट डायग्राम, ये सारी UML डायग्राम्स की टाइप्स हैं। ठीक है, दिस टेक्निक इज ओल्ड एंड इज नॉट प्रेफर्ड यूजुअली नाउअडेज, and object oriented technique is new and is mostly preferred because it resembles real world scenario. ठीक है, and it has more benefits especially for managing large projects. तो बहरहाल दोनों का ये कंपैरिजन है, स्ट्रक्चर्ड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस का। उसके बाद क्लोज सिस्टम, ये अभी डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है जी, बता दिया कि ऐसा सिस्टम जो कि प्रोप्राइटरी हो, सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ। आपने यूं करना, अगर आपको आता है तो आप एक सेंटेंस में, 1-2 लाइनों में आप जनरल डेफिनेशन लिख देंगे और उसके बाद आप क्लोज सिस्टम को एज अ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, एज अ नॉन फ्री सॉफ्टवेयर डिफाइन कर देंगे।
SCM, ये रिपीट हो चुका। क्या होता है SCM? वेरी गुड, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम, वो आपको बता दिया, रिपीट हो गया, अभी अभी डिस्कस किया हमने। केस टूल अभी डिस्कस किया। स्वॉट एनालिसिस 2015 न्यू सिलेबस उसमें डिस्कस किया, न्यू पेपर सिलेबस उसमें डिस्कस किया। होता क्या है स्वॉट? एस फॉर, चूंकि सम स्टूडेंट ने कहा सर हमने आपने नहीं पढ़ाया, तो बहरहाल मैंने तो पढ़ा दिया है लेकिन सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ। स्वॉट ये असल में चार इसमें डिफरेंट समझ लेके चीजें हम एनालाइज करते हैं किसी भी सिस्टम के बारे में। एस फॉर स्ट्रेंथ, किसी भी सिस्टम की स्ट्रेंथ्स को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, कोई भी सिस्टम है उसमें डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, कोई दूसरा सिस्टम उससे बेटर हो सकता है, लेकिन उस सिस्टम की कोई ना कोई तो स्ट्रेंथ्स होंगी ना, कुछ ना कुछ तो उसके बेनिफिट्स एडवांटेजेस होंगे। स्ट्रेंथ देखते हैं, W फॉर वीकनेसेस, सिस्टम की वीकनेसेस देखते हैं। अच्छा जी, W फॉर वीकनेसेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज, T फॉर थ्रेट्स। तो अगर हम किसी भी सिस्टम की स्ट्रेंथ को भी एनालाइज कर लें, वीकनेसेस एनालाइज कर लें, अपॉर्चुनिटीज देख लें उस सिस्टम में और थ्रेट्स देख लें, तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि आपने आगे कुछ स्टडीज करनी है, आपने जॉब करनी है, आपने शादी करनी है, आपने बिजनेस करना है। आप ये 4 लेवल्स पे एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, शादी की आप स्ट्रेंथ देख लें, वीकनेसेस देख लें, अपॉर्चुनिटीज देख लें, थ्रेट देख लें, तो आप डिसाइड कर लेंगे कि करानी है, भावे जो मर्जी हो करानी है। मैं बताता हूँ बेटा, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपने कोई भी नया काम करना है, कोई भी नया काम करना है, आपको अभी आइडिया नहीं है कि वो बेनिफिशियल है या उसमें लॉस है या नुकसान है या वो कैसा रहेगा। तो मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा था कि आपने नया बिजनेस करना है या आपने किसी जगह पे एडमिशन लेना है, आपने फॉरेन कंट्री में जाना है जॉब के लिए। ठीक है, वो गुजर गई। हर रोज नई एग्जांपल मैं डाला के आया वहां, हर रोज नई बातें। ठीक है, आपने कुछ भी नया करना है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, तो आप उसका मुकम्मल जायजा कैसे ले सकते हैं? ये 4 पैटर्न्स हैं, 4 पैरामीटर्स हैं जिनकी बेस पर आप एनालाइज कर सकते हैं, जिसकी बेस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। तो वो जो आपने कहा, मुझे आपकी मिसाल तो नहीं याद, वो 1 इनार 100 बीमार, ये वो वाला सिनेरियो नहीं है। ये टूल है, असल में एनालिसिस टूल है। इससे आपको बेनिफिट होगा। बेनिफिट क्या होगा कि आप अगर इन पैटर्न्स पे एनालाइज कर लें तो आपको पता चल जाएगा किसी भी कारोबार में ये बेनिफिट्स हैं, ये नुकसान हैं, ये चैलेंजेस हैं। जॉब करनी है, आपको पता चल जाएगा इसमें ये बेनिफिट्स हैं, ये इसमें चैलेंजेस होंगे। तो उन चीजों को एनालिसिस करने के बाद आप डिसाइड करते हैं कि मैंने करना है या नहीं करना। बात समझ आई? ये सिर्फ आपको एनालिसिस करने का एक कंप्लीट पैकेज दिया गया है, थ्योरेटिकल थ्योरी है कि आप किसी भी नई चीज, नया काम, नया एनवायरनमेंट, नई जॉब, शादी, कुछ भी करना चाहते हैं, आप इन पैटर्न्स पे एनालाइज करें तो आपको पता चल जाएगा। सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग, ये मैंने आपको किसी लेक्चर में थोड़ा सा इसका हवाला दिया था। री इंजीनियरिंग एक है इंजीनियरिंग, एक है री इंजीनियरिंग। री इंजीनियरिंग से मुराद यह है कि आप उसको दोबारा से कर रहे हैं। री का मतलब क्या होता है? दोबारा से करना। ठीक है, इसमें फर्दर कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, वो भी आपको शेयर करता हूं आपके साथ। री इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग सॉफ्टवेयर विदाउट अफेक्टिंग इट्स फंक्शनैलिटी। आपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है। अपडेशन किसी भी तरह से हो सकती है, उसकी फंक्शनैलिटी में इजाफा हो सकता है, फंक्शनैलिटी में इंप्रूवमेंट हो सकती है, कोई नया मॉड्यूल ऐड करना है, पुराना मॉड्यूल डिलीट करके नया ऐड करना है, रिप्लेस करना है, कुछ भी हो सकता है उसमें। बट
मेन आइडिया क्या है कि आपकी जो फंक्शनैलिटी है वो अफेक्ट ना हो, ठीक है। दिस प्रोसेस may be done by developing additional features on the software and adding functionalities that may or may not be required but considered to make the software experience better and more efficient। ठीक है, may or may not required से क्या मुराद है? कुछ फंक्शनैलिटीज ऐसी होती हैं जो कि कंपल्सरी हैं, रिक्वायर्ड हैं, उनको हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। कुछ फंक्शनैलिटीज ऐसी होती हैं जो कि रिक्वायरमेंट नहीं होती लेकिन वो हमारे सॉफ्टवेयर के एक्सपीरियंस को, उसकी क्वालिटी को, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देती है। दैट रिक्वायरमेंट्स आर कॉल्ड एज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मोस्टली क्वालिटी रिलेटेड होती हैं, ठीक है, क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स सम टाइम इसमें आप ऐड करना चाह रहे हैं, सम टाइम आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं या नॉन फंक्शनल हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं, री इंजीनियरिंग कर सकते हैं। As far as the definition goes, this process also requires that the software product will have improved maintainability। उसमें उसकी मेंटेनेबिलिटी भी इंप्रूव हो जाएगी। सॉफ्टवेयर को आप किसी हद तक रिफैक्टरिंग भी कर रहे होते हैं। Thus, software re-engineering is a step toward continuous improvement of software for it to be handled better by developers and clients। आप इस तरह से उसको री इंजीनियर करते हैं कि वो एक तरफ डेवलपर्स, उनके लिए मैनेज करना आसान हो जाता है, दूसरी तरफ जो यूजर्स हैं वो उसमें ईज ऑफ यूज फील करते हैं, उसमें कोई क्वालिटी इंप्रूवमेंट फील करते हैं। अच्छा, ये ओवरऑल प्रोसेस है, इसमें एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर की री इंजीनियरिंग भी, रिवर्स इंजीनियरिंग भी शामिल है, रीस्ट्रक्चरिंग भी शामिल है, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग भी शामिल है। इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है री इंजीनियरिंग का। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है कि आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाए, मैं अभी थोड़ी सी एक पॉज करके, तो ये री इंजीनियरिंग में रिवर्स इंजीनियरिंग शामिल है, उसके साथ रीस्ट्रक्चरिंग शामिल है और फॉरवर्ड इंजीनियरिंग भी शामिल है, ठीक है। ये इसका एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग का। RMMM ये नई टर्म है आपके लिए, लेकिन हमने इसके बारे में सफिशिएंट पढ़ लिया हुआ है, आपको मैं मजीद पढ़ाऊंगा थोड़ा सा। RMM स्टैंड्स फॉर रिस्क मिटिगेशन, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट। RMM स्टैंड्स फॉर रिस्क मिटिगेशन, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट, ठीक है जी। अब रिस्क मिटिगेशन क्या है? रिस्क मिटिगेशन मींस प्रिवेंटिंग द रिस्क टू अकर, रिस्क अवॉइडेंस, मिटिगेट करना। फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू बी टेकन फॉर मिटिगेटिंग द रिस्क, कम्युनिकेट विद द कंसर्न स्टाफ टू फाइंड द पोटेंशियल रिस्क। जो भी कंसर्न बंदा है उसके साथ आप कम्युनिकेट करें ताकि वो जो पोटेंशियल रिस्क, वो रिस्क होगा जिसके अकर होने के चांसेस हैं, विच कुड अकर, विच इज नॉट रियलिटी येट, विच माइट अकर, ठीक है। ऑल ऑफ यू कुड बी अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यू हैव पोटेंशियल, बट स्टिल यू आर नथिंग। Why? Because you don't do your work properly, struggle नहीं करते, हार्ड वर्क नहीं करते। पोटेंशियल है लेकिन अभी फिलहाल कुछ नहीं है। Find out and eliminate all those causes that can create risk, C नहीं है, S है। Before the project starts, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा, बल्कि
develop a policy in organization which will help to continue the project even though some staff leaves the organization. अब ये leaving of staff is also a major risk in development teams. कि आपका जो सीनियर स्टाफ मेंबर है, जो सीनियर डेवलपर है, वो टीम छोड़ गया है, वो जॉब छोड़ गया है, उसने जॉब स्विच कर लिया है, ठीक है। तो इस सूरत में भी ये भी एक रिस्क होता है। तो आपके पास कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। एवरीबॉडी इन द प्रोजेक्ट टीम शुड बी एक्वेंटेड विद द करंट डेवलपमेंट एक्टिविटी। उसको करंट डेवलपमेंट एक्टिविटी के साथ आप उसको वेल अवेयर, फैमिलियर रखें। मेंटेन द कॉरेस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट इन टाइमली मैनर, ताकि अगर कोई बंदा छोड़ता भी है तो उसका काम मुकम्मल हो, उसने पेंडिंग ना छोड़ा हो। दिस डॉक्यूमेंटेशन शुड बी स्ट्रिक्टली एज पर द स्टैंडर्ड्स सेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि उसको री इंजीनियर करना इजी हो। कंडक्ट टाइमली रिव्यूज इन ऑर्डर टू स्पीड अप द वर्क फॉर कंडक्टिंग एवरी क्रिटिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोवाइड द एडिशनल स्टाफ इफ रिक्वायर्ड। तो ये रिस्क को मिटिगेट करने के कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, कुछ चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है जी। इसी तरह से रिस्क मॉनिटरिंग आपको पहले भी बताया था क्या होती है, कि आपने जो सेंसिटिव एरिया है उसको मॉनिटर करना है कि उसमें रिस्क अकर तो नहीं हो रहा, ठीक है। इसके भी कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, इसको आप खुद पढ़ेंगे क्योंकि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीजें हैं, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद है रिस्क मैनेजमेंट। ओवरऑल जो रिस्क आप मिटिगेट करते हैं या रिस्क को आप मॉनिटर करते हैं, वो पूरे का पूरा आपका एक रिस्क मैनेजमेंट के अंडर आता है। प्रोजेक्ट मैनेजर परफॉर्म दिस टास्क व्हेन रिस्क बिकम्स अ रियलिटी। इफ प्रोजेक्ट मैनेजर इज सक्सेसफुल इन अप्लाइंग द प्रोजेक्ट मिटिगेशन effectively, then it becomes very much easy to manage the risk. अगर मिटिगेशन अच्छी तरह से हो जाए तो रिस्क को मैनेज करना बड़ा आसान होता है, ठीक है जी। एग्जांपल खुद पढ़िएगा, ये देखिए एक डायग्राम, इससे आपको आइडिया होगा प्रोसेस क्या है रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहला स्टेप है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द रिस्क, व्हाट कुड बी harmful for us, for our development, for our business, ठीक है जी। सबसे पहला काम कि आप रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा स्टेप रिस्क इम्पैक्ट असेसमेंट। जब आपको पता चल गया कि ये रिस्क ऐसा है जो कि अकर कर सकता है, पोटेंशियल रिस्क है, ये आ सकता है, फिर दूसरा काम होता है कि आपने उसको रिस्क को असेस करना है। मतलब कि अगर वो रिस्क रियलिटी बन गया, अगर वो अकर कर गया, तो फिर उसका डैमेज क्या होगा, उसने डैमेज क्या क्या करना है, उसका पोटेंशियल, उसका इम्पैक्ट आपने असेस करना है। तीसरा स्टेप रिस्क प्रायोरिटाइजेशन एनालिसिस। अब रिस्क एक से ज्यादा हो सकते हैं, रिस्क एक से ज्यादा हो सकते हैं, आपने उनको प्रायोरिटाइज करना है। आपने उनको इस तरह से प्रायोरिटाइज करना है कि जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट वाला रिस्क है उसकी प्रायोरिटी टॉप होगी, सबसे ज्यादा होगी, सबसे पहले आपने उसको टैकल करना है। मिसाल के तौर पे अगर किसी बंदे का, सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, किसी बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है और साथ ही उसको हार्ट अटैक भी हो जाता है, उसको फ्रैक्चर हो गया, साथ हार्ट अटैक हो गया। जब उसको हॉस्पिटल में लेके जाएंगे तो सबसे पहले उसका सर्वाइवल देखेंगे, सबसे पहले उसके हार्ट के मामला देखेंगे कि उसको जो हार्ट अटैक हुआ है उससे वो सर्वाइव कर जाए, रिकवर हो जाए। 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, ये उसका टॉप का मैटर था, टॉप रिस्क था, ठीक है। उसके बाद जब ये मैनेज हो जाएगा, फिर जहां पे फ्रैक्चर था उसको बाद में साथ या बाद में देख लेंगे। तो इसी तरह से आपने क्या करना है जी, रिस्क को प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है जी। और उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या है, रिस्क मिटिगेशन, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड प्रोग्रेस मॉनिटरिंग। तो ये रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे आ रही है। ओवरऑल ये रिस्क मैनेजमेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या है जी, रिस्क को मिटिगेट किया जा रहा है, उसकी प्लानिंग बनाई जा रही है, कैसे उसको टैकल करना है, उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट किया जा रहा है।
और फिर उस प्लानिंग को मॉनिटर किया जा रहा है, उसकी प्रोग्रेस देखी जा रही है। ठीक है, तो इसको डिटेल से आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको ओवरऑल उसका बता दिया है। फिर रिस्क ट्रैकिंग हर जगह पे चल रही है, ट्रैक हो रहा है रिस्क। ठीक है, रिस्क ट्रैकिंग चल रही है। RMM plan. The RMM plan is a document in which all the risk analysis activities are described. Sometimes project manager includes this document as a part of overall project plan. तो ये ओवरऑल प्रोजेक्ट प्लान का पार्ट होता है। अभी कल हफीज सेंटर में आग लगी, ठीक है, तो जो फायर फाइटर्स थे जो उसको टैकल कर रहे थे, उन्होंने उसमें बिल्डिंग में बेशुमार डिफेक्ट पॉइंट आउट किए कि बिल्डिंग में ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। ठीक है, तो इतने बड़े जो बिजनेस हब थी, बिल्डिंग थी, उसमें जो रिस्क थे उनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया। ठीक है, उसकी उस तरह से प्लानिंग नहीं की गई। अरबों का बिजनेस वहां पे हो रहा है, करोड़ों का नहीं, अरबों का। लेकिन वहां पे नुकसान डेफिनेटली फिर अरबों का ही होना है ना, अरबों का नुकसान हो गया। लेकिन जो सिक्योरिटी मेजर्स थे वो प्रॉपर नहीं थे। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर वहां पे इंस्टॉल्ड नहीं थे और कई चीजें इंस्टॉल्ड नहीं थी, कई सिक्योरिटी मेजर्स नहीं थे। ठीक है जी, तो बहरहाल ये चीजें ओवरऑल प्लानिंग का पार्ट भी होती हैं। Sometimes specific RMM plan is not created, however each risk can be described individually using risk information sheet. तो समटाइम वो पूरे प्लान का पार्ट नहीं भी होता और हर इंडिविजुअल रिस्क को हम इंडिविजुअली उसको डील टैकल कर लेते हैं। स्टेक होल्डर पहले से हो चुका हुआ है, टेस्टिंग एंड डिबगिंग पहले से हो चुका, रेशनल यूनिफाइड प्रोसेस पहले से हो चुका। आज भी इसके मैंने आपको स्टेप्स बता दिए थे, इंसेप्शन, एलैबोरेशन। ठीक है जी, सिस्टम टेस्टिंग ये भी हो चुका, ये आपका 2016 में आंसर भी हुआ। और इसके अलावा टेस्टिंग का जो आपका रेगुलर टॉपिक चल रहा था उसमें बड़ी डिटेल से हमने पढ़ लिया। अब आ गया गैंट चार्ट। गैंट चार्ट, ये इसको हम स्केड्यूल चार्ट भी कहते हैं। ये आमतौर पे स्केड्यूल बनाने के लिए, प्रोजेक्ट स्केड्यूल बनाने के लिए यूज किया जाता है।